नमस्कार, मैं धारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा कि ईडी को असीम ताकतें दे दी गई हैं जिस पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच के सामने रियलिटी फर्म M3M के डायरेक्टर बसंत बंसल और पंकज बंसल ने एक याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा इनकी की गई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसी फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगी थी और इस याचिका की सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। असल में हरीश साल्वे का इशारा देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की आजादी से जुड़ा हुआ था। वे कहते हैं कि हमने पिछले कई केसेस में ऐसा देखा है कि ईडी की ताकतों का गलत इस्तेमाल हुआ है और वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की गई थी और अंत में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा, वैसा ही हुआ था संजय राउत की गिरफ्तारी के मामले में। लेकिन सवाल यहां तक खत्म नहीं होता। देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की आजादी पर लंबे समय से सवाल उठते आ रहे हैं और जब से बीजेपी की सरकार 2014 में ताकत में आई है तब से यह सवाल और ज्यादा प्रबल हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सवाल केवल पिछले 9 सालों में पूछे जाते रहे हों। साल था 2013 जब यूपीए 2 की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट। सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो कि केवल अपने आकाओं के इशारे पर आवाज निकालता है। यह सीधे तौर पर सीबीआई की स्वतंत्रता पर सवाल था, लेकिन यह सवाल आने वाले कई सालों में मजबूत भी होने वाला था। पिछले कई सालों में सीबीआई और ईडी के द्वारा की गई कार्रवाइयों पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। याद कीजिए, जब पिछले साल अगस्त में बिहार में चल रही बीजेपी और जेडीयू की सरकार गिर गई थी और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर एक नई सरकार का गठन कर लिया था। उसके ठीक बाद सूबे के नए बने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर ईडी और सीबीआई की लगातार रेड्स हुई थी और ईडी सीबीआई को उन रेड्स में कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। तो राजनीतिक आलोचकों ने इस बात पर चिन्हित करते हुए कहा कि ये रेड्स पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 9 सालों में केवल बीजेपी के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हुआ है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की पहली बार एक राज्य की सरकार बनती है तो फिर उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को एक ट्वीट करने के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। उस ट्वीट में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा तंज करते हुए लहजे में यह कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को जीने नहीं देंगे। इस ट्वीट के कारण ही पंजाब पुलिस दिल्ली आकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अरेस्ट कर लेती है और इस मामले में भी कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि संवैधानिक संस्थाओं को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का एक और उदाहरण जो दिया जाता है वो आता है 2010 से, जब यूपीए 2 की सरकार चल रही थी और अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस गिरफ्तारी के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल घूम रहे थे क्योंकि अमित शाह उस समय की सरकार को चैलेंज करते थे। इसीलिए यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अमित शाह को गिरफ्तार करवा लिया और साल आता है 2014 जब बीजेपी केंद्र में सरकार बनती है और अमित शाह बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का सिलसिला तब भी नहीं थमता। साल 2019 आ जाता है, तब पी चिदंबरम को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब भी वो केस चल रहा है। उस केस में क्या डेवलपमेंट है, क्या सुनवाई है, क्या जानकारी है, यह अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बात जो पूरी तरीके से इन सभी मामलों में साफ तौर पर नजर आती है कि संवैधानिक संस्थाओं के इस्तेमाल करने में केवल बीजेपी शामिल नहीं है। केवल बीजेपी ने ही संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। कोई भी पार्टी इस गलत इस्तेमाल से
संवैधानिक संस्थाओं को एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, या फिर हो वो कांग्रेस। सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने सरकार का पावर का स्वाद चखा है और उस स्वाद ने उनको संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल पर मजबूर किया है। क्या ये मजबूरी है या फिर राजनीति का एक नया तरीका? आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और देखते रहिए द मूक नायक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।